प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। जब समाज कार्य के अंतर्गत उसके विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो समाज से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन समाज कार्य के अंतर्गत किया जाता है और उसी के आधार पर समाज कार्य के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, एक सैद्धांतिक उद्देश्य और दूसरा व्यवहारिक उद्देश्य। जब सैद्धांतिक उद्देश्य की बात करते हैं तो समाज से संबंधित विभिन्न पक्षों के संबंध में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, हमारे ज्ञान को बढ़ाना, सिद्धांत के समझ में जानकारी प्राप्त करना और नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना तथा उपकल्पनाओं का सत्यापन की जांच करना। वहीं दूसरी ओर जब हम व्यावहारिक उद्देश्य की बात करते हैं तो जो ज्ञान हमने सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में प्राप्त किया है, उसी ज्ञान के आधार पर समाज में व्याप्त समस्याएं, समाज में व्याप्त कठिनाइयाँ, उनका निराकरण करना भी है। क्योंकि जब हम सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो उन समस्याओं के कारणों की बात करते हैं, उन कारणों को जानने का प्रयास करते हैं और जब ज्ञान के आधार पर उन सारे कारणों की जानकारी हमें मिल जाती है तो उसके समाधान के लिए भी प्रयास करते हैं। जब हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष की बात करते हैं तो समाज में एक प्रमुख समस्या है जिसे हम सामाजिक समस्या कहते हैं। वैसे तो समस्याएं तीन प्रकार की होती हैं। एक व्यक्तिगत समस्या होती है जो एक व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है। दूसरी समस्या होती पारिवारिक, जिसका संबंध परिवार से है। एक परिवार विशेष में ही उसमें रहने वाले सदस्य कुछ कठिनाइयों को महसूस करते हैं, उन्हें हम पारिवारिक समस्या कहते हैं। लेकिन एक समस्या जिसे हम सामाजिक समस्या कहते हैं, जिसमें समाज के अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्या का सामना करते हैं, समस्या से जूझते हैं, उसे हम सामाजिक समस्या कहते हैं। तो आज हम सामाजिक समस्या के संदर्भ में ही बात करेंगे कि सामाजिक समस्या क्या है, उसकी अर्थ और परिभाषा की बात करेंगे। साथ में सामाजिक समस्या की विशेषताएं क्या हैं तथा उसके मूल कारण क्या हैं। पहले पक्ष में हम उन कारणों की चर्चा करेंगे और आगे जब हम दूसरे पक्ष में बात करेंगे तो उन समस्याओं के समाधान के संदर्भ में भी आगे हम बात करना चाहेंगे। तो जब कभी हम समस्या की बात करते हैं तो आज कोई भी ऐसा समाज नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके सामने कोई न कोई समस्या न हो। ये हो सकता है कि कुछ समाजों में समस्याएं बहुत अधिक हैं, तो कुछ समाज ऐसे हैं जहां पर समस्याएं थोड़ी कम हैं। लेकिन समस्या मुक्त समाज की कल्पना कोरी कल्पना है, हकीकत नहीं है। आज हम अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, मद्यपान है, मादक द्रव्य व्यसन है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, पर्यावरण संबंधी समस्या, अनेक समस्याएं हैं जो समाज के अधिकांश लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महसूस कर रहे हैं, उनसे जूझ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उन समस्याओं का निराकरण या समाधान कैसे करें। तो जब हम समस्या की बात करते हैं तो कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां जिनके हानिकारक परिणाम हो सकते हैं समाज को प्रभावित कर सकती है। वे समाज के सामान्य कामकाज में बाधा डाल सकते हैं। ऐसी हानिकारक स्थितियों को सामाजिक समस्या कहा जाता है। ये समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि प्रत्येक समाज के कुछ निश्चित मूल्य मानदंड होते हैं। जब इन मानदंडों और मूल्यों का उल्लंघन किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि समाज में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कोई न कोई नियम, कोई न कोई मूल्य, कोई न कोई मानदंड विकसित किए जाते हैं और जब इन मूल्यों के या मानदंडों के विपरीत आचरण किया जाता है तब समाज में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वे सामाजिक समस्याओं के कुछ उदाहरण जब हम लेते हैं तो नशीली दवाओं की लत, जिसे हम मादक द्रव्य व्यसन कहते हैं, आतंकवाद, युवा अशांति, स्टूडेंट अनरेस्ट या यूथ अनरेस्ट, किशोर अपराध, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, भ्रष्टाचार, करप्शन, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, पर्यावरण
गिरावट, डिक्लाइन इन एनवायरनमेंट इत्यादि इत्यादि कुछ प्रमुख सामाजिक समस्याएं हैं। हालांकि सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के सभी उल्लंघनों के परिणाम स्वरूप सामाजिक समस्याएं नहीं होती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति असामान्य हेयर स्टाइल रखता है तो यह कोई सामाजिक समस्या नहीं बन जाती। इसी प्रकार सामाजिक समस्या भी समय और स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। इसलिए हम कई बार कहते हैं ये एक सापेक्ष अवधारणा है। धूम्रपान को पहले कोई सामाजिक समस्या नहीं माना जाता था। वर्तमान में बढ़ती स्वास्थ्य चेतना के साथ धूम्रपान को एक प्रमुख सामाजिक समस्या माना जाता है। इसी प्रकार मध्यकालीन भारत में सती प्रथा को कोई समस्या नहीं माना जाता था। हालांकि आधुनिक समाज में इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाता है। समाज कार्य काफी लंबे समय से सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में रुचि लेता रहा है, क्योंकि ये उसका व्यवहारिक पहलू है। यदि यह कहा जाए कि समाज कार्य का विकास समस्या मूलक परिस्थितियों को कम करने के प्रयत्न के रूप में हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सामाजिक समस्याएं एक उपयोगी समाज कार्य की अवधारणा है। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में लोगों की रुचि के बने रहने का कारण यह है कि यह सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। मनुष्य कभी भी सामाजिक समस्याओं से पूर्णतः मुक्त नहीं रहा है। इतना अवश्य है कि आज संचार के साधनों तथा शिक्षा के प्रसार के कारण इन समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है। परिणाम यह हुआ है कि असंतुष्ट लोगों के व्यवहार के प्रति समाज में जागरूकता आई है। लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि राष्ट्र के साधनों का कुछ भाग सामाजिक समस्याओं को हल करने में खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज के जब अधिकांश लोग किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, उसका सामना कर रहे हों, तो समाज का या राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने आर्थिक खर्चों में कुछ खर्च इन समस्याओं के निराकरण के लिए या इनके समाधान के लिए भी खर्च किया जाना चाहिए। तो जब हम सामाजिक समस्या की बात करते हैं तो अनेक विद्वानों ने इसे किसी न किसी रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। सामाजिक समस्या घटनाओं का समूह या दशा है जिसे समाज में कुछ लोग अवांछित मानते हैं। समाज के एक वर्ग या समूह के समक्ष उत्पन्न स्थिति जिसके हानिकारक परिणाम होते हैं और जिससे केवल सामूहिक प्रयासों से ही निपटा जा सकता है को सामाजिक समस्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति सामाजिक रूप से समस्याग्रस्त स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है और इन स्थितियों पर नियंत्रण पाना किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। इसकी जिम्मेदारी पूरे समाज की है। जब हम सामाजिक समस्या के परिभाषा की बात करें तो सामाजिक समस्या को परिभाषित करना यद्यपि कठिन कार्य है, परंतु फिर भी बहुत से विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसे परिभाषित किया है, परिभाषित करने का प्रयास भी किया है। डब्ल्यू वेलेस वीवर के अनुसार सामाजिक समस्या एक बस ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है। सामाजिक समस्या उद्वेगात्मक अथवा मानसिक व्याकुलता के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि जब कभी समस्या होगी तो व्यक्ति चिंतित होगा, दुखी होगा, व्याकुल होगा। इन सब के पीछे सामाजिक समस्या का ही हाथ है। चिंता समस्या में गतिशील तत्व के रूप में पाई जाती है। एक समस्या मूलक परिस्थिति उन व्यक्तियों को इसका हल खोजने के लिए बाध्य करती है जो इससे प्रभावित हों। समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए परिस्थिति को सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से बदलना आवश्यक होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जो समस्या उसके सामने है उसे किसी न किसी रूप में उससे छुटकारा मिल जाए, उस समस्या से उसका समाधान हो जाए और वह चिंता मुक्त हो जाए। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में ध्यान सामाजिक परिस्थितियों पर केंद्रित किया जाता है, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां ही है जो समस्या को जन्म देती है। इसलिए जब सामाजिक परिस्थितियों को बदल दिया जाएगा तो समस्याएं धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसी तरह राब और सेल्जनिक
ने सामाजिक समस्या को मानवीय संबंधों से संबंधित एक समस्या माना है, जो समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है अथवा जो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करती है। समाज में अनेक व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक समस्याएं उनके लक्ष्यों के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने से रोकती है। इसलिए व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है और वो चाहता है कि उस समस्या से उसे छुटकारा मिले। रोनाल्ड एम रोज ने लिखा है कि सामाजिक समस्या एक ऐसी परिस्थिति है जो किसी समूह के द्वारा अपने सदस्यों के लिए असंतोष के एक स्रोत के रूप में देखी जाती है और जिसमें बेहतर विकल्पों को मान्यता दी जाती है ताकि समूह या समूह में व्यक्ति कोई परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसे सामाजिक समस्या प्रमुखतः इसलिए माना जाता है क्योंकि यह सामाजिक वातावरण में ही पाई जाती है और उत्तरदायी कारणों को इस रूप में देखा जाता है कि वे पर्यावरण में ही मौजूद हैं। क्योंकि जो भी एनवायरनमेंट, चाहे वो सोशल एनवायरनमेंट हो, सामाजिक पर्यावरण हो, उन्हीं सामाजिक पर्यावरणों के द्वारा समाज में समस्याओं का उद्भव होता है। इसी प्रकार मर्टन और निस्बेट ने सामाजिक समस्या को व्यवहार का एक तरीका, जिसे समाज के एक बड़े हिस्से द्वारा एक या अधिक आम तौर पर स्वीकृत या अनुमोदित मानदंडों का उल्लंघन माना जाता है, के रूप में परिभाषित किया है। ये जितनी परिभाषा दी उनमें कहा कि समाज में जो समस्याएं आती है वो सामाजिक पर्यावरण से आती है और सामाजिक पर्यावरण इस रूप में समस्याओं को जन्म देता है कि कई बार हम उदासीन होते हैं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और कई बार हम भाग्य पर भी भरोसा कर लेते हैं। हम कहते हैं कि समस्या भाग्य की देन, मेरे भाग्य में लिखा था इसलिए समस्या आ गई। इन सब के पीछे उसकी अपनी सोच जो सामाजिक पर्यावरण में ही निहित है और उसी से उसके मन में ये भाव आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर व्यक्ति प्रयास करे, प्रयत्न करे, उसके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो उन समस्याओं से छुटकारा पा सकता है, समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। तो ये जितनी परिभाषाएं दी गई उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी सामाजिक समस्याएं ऐसी स्थितियां हैं जिनसे समाज के लिए हानिकारक परिणाम उत्पन्न होते हैं। यानी समाज के लिए हानिकारक स्थिति है सामाजिक समस्याएं। सभी सामाजिक समस्याएं आदर्श स्थिति में विचलन है, जिसे हम डेविएशन कहते हैं। बिकॉज प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली लीड्स टू डेविएशन। सामाजिक समस्याएं व्यक्ति को विचलित करती है या विचलन के मार्ग पर ले जाती है, जिससे समाज का विघटन होता है, दैट इज सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। कई कारण सामाजिक समस्याओं का कारण बनते हैं, क्योंकि समस्या किसी एक कारण से नहीं होती है। अनेक कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक समस्याओं को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये सभी कारक मूलतः सामाजिक हैं। इनका संबंध समाज से ही है, सामाजिक पर्यावरण से है। इसीलिए हम कहते हैं सामाजिक समस्या समाज की देन है। सामाजिक समस्याएं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है और साथ में सामाजिक समस्याएं परस्पर जुड़ी हुई हैं। सामाजिक समस्याएं अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरह से प्रभावित करती हैं। जैसा सामाजिक पर्यावरण होगा उसी तरह की समस्याएं विकसित होंगी। एक समाज में पर्यावरण भिन्न है, सामाजिक और सांस्कृतिक, तो समस्याएं भिन्न हैं। दूसरे समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण भिन्न है तो उनकी समस्याएं भी भिन्न हैं। तो जब हम समस्याओं की बात करते हैं तो एक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आता है कि क्या सामाजिक समस्याएं व्यक्तिगत समस्याएं हैं और क्या व्यक्तिगत समस्याएं सामाजिक समस्याएं हैं। इसलिए इन दोनों में अंतर करना आवश्यक है कि व्यक्तिगत समस्या किसे कहते हैं और सामाजिक समस्या क्या किसे कहते हैं। सामाजिक समस्या को और अधिक स्पष्टता के साथ समझने के लिए व्यक्तिगत व सामाजिक समस्या के अंतर को जान लेना आवश्यक होता है। व्यक्तिगत समस्या उस समस्या को कहते हैं जिसका संबंध व्यक्ति विशेष से होता है और जो व्यक्ति के विकास एवं प्रगति में बाधक होती है। व्यक्ति सामाजिक आदर्शों की अवहेलना करने लगता है और उसके व्यक्तित्व का विघटन होने लगता है। मावरर
लिखते हैं, व्यक्तिगत समस्याएं व्यक्ति के उन व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करती है जो संस्कृति द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिमानों से इतनी अधिक नीचे गिर जाते हैं कि समाज उन्हें अस्वीकृत कर देता है। अर्थात व्यक्ति जब मूल्यों या आदर्शों के विपरीत आचरण करने लगता है तो वे समस्याएं व्यक्ति विशेष को प्रभावित करती है। ऐसी समस्या को हम व्यक्तिगत समस्या कहते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति आर्थिक उत्पादन करता है जो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, किसी नौकरी से जुड़ा हुआ है। अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके अंग भंग हो जाते हैं और वह कुछ महीनों तक काम करने में असमर्थ है, तो यह समाज की समस्या नहीं है, यह उस व्यक्ति विशेष की समस्या है जिसको हम व्यक्तिगत समस्या कहेंगे। लेमर्ट लिखते हैं कि व्यक्तिगत समस्या वह स्थिति अथवा प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मुख्य व्यवहार के चारों ओर अपने व्यवहार को स्थिर नहीं रख पाता। उसकी भूमिकाओं के चुनाव की प्रक्रिया में संघर्ष और भ्रम बना रहता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत समस्याओं की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंतुलन पैदा हो जाता है। वह समाज और संस्कृति के प्रतिमानों का पालन नहीं करता तथा उसके व्यवहार में विचलन और विघटन दिखाई देता है। जब हम व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या में अंतर की बात करें तो पहला अंतर यह है कि व्यक्तिगत समस्या का संबंध और प्रभाव क्षेत्र व्यक्ति विशेष तक सीमित होता है, जबकि सामाजिक समस्या का संबंध संपूर्ण समाज व समुदाय से है तथा वह संपूर्ण समाज या उसके एक बड़े भाग को प्रभावित करता है। चूंकि व्यक्तिगत समस्या का संबंध व्यक्ति विशेष से होता है, अतः उसे हल करने का प्रयत्न भी व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, जबकि सामाजिक समस्या के निवारण के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न किए जाते हैं। व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या में एक अंतर यह भी है कि व्यक्तिगत समस्या या व्यक्ति के विकास में बाधक है, लेकिन सामाजिक समस्या समाज के विकास और प्रगति में बाधक होती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत समस्या के जन्म के लिए व्यक्ति स्वयं या कुछ व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं और उसके परिणाम भी उन्हीं व्यक्तियों को या उस व्यक्ति को ही भुगतने होते हैं, जबकि सामाजिक समस्या को जन्म देने में समाज या समुदाय के कई लोगों का हाथ होता है और उसके परिणाम भी अनेक लोगों को भुगतने होते हैं। व्यक्तिगत समस्या की स्थिति में अपने उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति समाज द्वारा अस्वीकृत साधनों का प्रयोग करता है, जबकि सामाजिक समस्या की स्थिति में समाज के अधिकांश व्यक्ति अनैतिक साधनों के द्वारा अपने उद्देश्यों व आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगते हैं। जब व्यक्ति मूल्यों, नियमों, रीतियों के विपरीत आचरण करता है तो व्यक्ति विशेष की समस्या बन जाती है, और जब समाज के अधिकांश लोग उन मूल्यों या मानदंडों के प्रतिकूल आचरण करते हैं तो वह सामाजिक समस्या बन जाती है। व्यक्तिगत समस्या के दौरान व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंतुलन और विघटन उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उसको हम व्यक्तिगत विघटन कहते हैं। जबकि सामाजिक समस्या की स्थिति में सामाजिक संरचना और संगठन अस्त व्यस्त होने लगता है, इसलिए हम उसे सामाजिक विघटन कहते हैं। तो सामाजिक समस्या सामाजिक विघटन को जन्म देती है और व्यक्तिगत समस्या व्यक्तिगत विघटन को जन्म देती है। व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है, जबकि सामाजिक समस्या समाज की निरंतरता से संबंधित होने के कारण लंबे समय तक चलने वाली होती है। जैसे आज हम बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट की। कुछ सालों पहले तक जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि एक सामाजिक समस्या नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं पिछले 4 दशकों से हमको लगता है कि जनसंख्या का निरंतर जो वृद्धि का रूप हमारे सामने आ रहा है, हम कहते हैं ये गंभीर सामाजिक समस्या है, क्योंकि ये जनसंख्या विस्फोट के रूप में हमारे सामने उभरी है। तो हम चाहते हैं कि तुरंत इसका समाधान हो जाए, ऐसा नहीं है। चूंकि लंबे प्रक्रिया के दौरान ये सामाजिक समस्या विकसित हुई है, इसलिए इसके परिणाम भी हमको लंबे समय तक भोगने पड़ेंगे। इसके निवारण के प्रयत्न के बावजूद भी
यह कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य मौजूद रहती है। जैसे हम कहते हैं परिवार नियोजन पहले विकसित किया, फिर परिवार कल्याण कार्यक्रम बनाया, उसके बावजूद भी हम धीरे धीरे आज भी जनसंख्या विस्फोट की समस्या से जूझ रहे हैं। तो तुरंत समाधान नहीं होगा, लंबे समय तक कुछ न कुछ मात्रा में समस्या के अंश विद्यमान रहेंगे। इन अंतरों से यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि ये दोनों समस्याएं एक दूसरे से पृथक है, बल्कि हम यह कहते हैं कि इन दोनों में घनिष्ठ रूप से संबंध पाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है, क्योंकि व्यक्ति भी समाज का ही अंग है। कुछ समस्याएं व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही हो सकती हैं, विशेषतः उस समय जब जब उनका संबंध व्यक्ति व समाज दोनों से हो। व्यक्तिगत समस्या सामाजिक समस्या को तथा सामाजिक समस्या व्यक्तिगत समस्या को भी जन्म देती है। दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। व्यक्तिगत समस्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सामाजिक समस्या हो जाएगी, और सामाजिक समस्या कई बार वह व्यक्ति विशेष से प्रभावित होकर व्यक्तिगत समस्या बन जाएगी। तो जब हम कहते हैं समस्याएं किसी भी समाज से अलग नहीं है, हर समाज में किसी न किसी रूप में समस्या विद्यमान है। इसका मतलब समस्या प्रत्येक समाज के लोगों द्वारा महसूस की जाने वाली एक गंभीर परिस्थिति है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की देन है। और कई बार हम खुद कहते हैं कि हम ही समाज में समस्याओं को जन्म देने वाले हैं, क्योंकि जब समाज के नियम हैं, समाज की अपनी परंपराएं हैं, समाज की अपनी रीति रिवाज हैं, समाज के अपने मूल्य और मानदंड हैं, तो उसके अनुकूल आचरण करते समय अगर हमारा व्यवहार उसके अनुकूल है, तो किसी भी तरह की समस्याएं समाज में उत्पन्न नहीं होंगी। न तो व्यक्ति विशेष के लिए होंगी, न समाज के अधिकांश लोगों के लिए होगी। लेकिन हम लोग न चाहते हुए भी कई बार इन मूल्यों, इन प्रथाओं, परंपराओं, मानदंडों के प्रतिकूल आचरण करने लगते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि समाज में वे सामाजिक सांस्कृतिक तत्व विकसित हो जाते हैं जो अनेक प्रकार से समस्याओं को जन्म देने वाले होते हैं। इसलिए हम कहते हैं समाज में व्यक्तियों द्वारा ही किसी न किसी रूप में समस्याओं को बढ़ावा देने में उनकी अपनी भूमिका होती है, उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान होता है, और उसी से सामाजिक समस्या का जन्म भी होता है। तो जब सामाजिक समस्या की बात करते हैं तो किसी एक कारण से नहीं है। जैसे आज हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि या मादक द्रव्यसन या मद्यपान या आतंकवाद या संप्रदायवाद या जातिवाद या भाषावाद या क्षेत्रवाद, ये ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जो किसी एक कारण से नहीं है। जनसंख्या विस्फोट की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण छोटी आयु में विवाह, जिसे हम बाल विवाह कहते हैं, हो सकता है। इसी तरह से गर्म जलवायु भी हो सकती है, इसी तरह से पुत्र की महत्ता भी हो सकती है, इसी तरह हम कहते हैं गरीबी भी हो सकती है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी हो सकता है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनेक कारण समस्या को जन्म देने में अपनी भूमिका निभाते हैं या उनका योगदान है। इसलिए सामाजिक समस्याएं किसी एक कारण से नहीं होती है, अनेक कारण से समस्याओं का जन्म होता है। और इसी बात को लेकर हम कहें कि सामाजिक समस्याओं के कौन कौन से कारण हैं, तो सामाजिक समस्याओं को विकृत सामाजिक स्थितियां जन्म देती हैं। ये सभी समाजों में उत्पन्न होती हैं, चाहे वे समाज साधारण हों, अर्थात छोटे समाज, पृथक समाज, समरूप होमोजीनियस समाज हो, जिनमें एकात्मता की दृढ़ भावना हो, यानी जिनमें सब लोगों के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध है और जिनमें परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, या वे समाज जो बहुत जटिल हैं, जिनमें अवैयक्तिक, इम्पर्सनल, सेकेंडरी रिलेशंस, एकाकीपन, लोनलीनेस, तीव्र गतिशीलता और अत्यधिक विशेषज्ञता होती है, और जिनमें परिवर्तन अधिक तीव्र होता है। तो दो तरह के समाज होते हैं। एक वे समाज जो बहुत सरल प्रकृति के समाज हैं, जैसे आदिम समाज की बात करें, ग्रामीण समाज की बात करें, छोटे समुदायों की बात करें, जहाँ संबंध बहुत घनिष्ठ हैं, व्यक्तिगत संबंध हैं, जिनमें परिवर्तन की बहुत भावना नहीं है, एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। और एक वे समाज
जो आधुनिक समाज है, नगरीय समाज है, महानगरीय समाज है, जिनको हम जटिल समाज कहते हैं, जिनमें संबंध अवैयक्तिक होते हैं, ऐसे समाजों की तुलना करें तो हमको लगता है कि ये दोनों समाज समस्याओं से मुक्त नहीं है। ये हो सकता है कि सरल समाजों में समस्याएं थोड़ी कम हों, तो जटिल समाजों में, जैसे जिसमें हम आज नगरों में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, बहुत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोनों प्रकार के समाजों में समस्याएं हमें दिखाई देती हैं। अर्थात जहाँ कहीं भी और व्यक्तियों के समूह में रक्त संबंध प्रभावित होते हैं, जिससे कुसमायोजन और संघर्ष उत्पन्न होता है। सामाजिक समस्याओं के कारणात्मक तत्वों को समझने के लिए 3 कारण महत्वपूर्ण हैं। कारणात्मक स्थितियां बड़ी संख्या में होती हैं। मोटे तौर पर हम इनको 2 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक जो व्यक्तियों में पाए जाते हैं और दूसरे जो सामाजिक वातावरण में मिलते हैं। सभी समस्याओं में सभी तत्व नहीं होते, अर्थात प्रत्येक समस्या में कारणात्मक तत्व भिन्न होते हैं। एक समस्या के कारण अलग हैं तो दूसरी समस्या के कारण भिन्न है। जैसे हम कहेंगे हमारे यहाँ दहेज एक समस्या है तो उसके कारण भिन्न है। हम कहते हैं मद्यपान या मादक द्रव्य व्यसन की आदत है तो उसके कारण भिन्न है। हम कहते हैं आतंकवाद तो उसके कारण भिन्न है, और हम कहें संप्रदायवाद तो उसके कारण भिन्न है। तो ये तत्व समाज में ही मौजूद हैं, सामाजिक पर्यावरण में ही विद्यमान है, जो इन समस्याओं को जन्म देते हैं। तो हर एक समस्या के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कारण होंगे वैसी ही समस्या होगी। इसी तरह से सामाजिक समस्याएं सामान्य कारणात्मक तत्वों को सशक्त आधार प्रदान करती है। यानी ये कारण है जो समस्या को विकसित करने में योगदान करते हैं। तो जितनी कारणों की मात्रा अधिक होगी, समस्याएं भी उतनी ही गंभीर होगी। इसी प्रकार सामाजिक समस्याएं इस अर्थ में परस्पर संबद्ध और एक दूसरे पर निर्भर रहती है कि वे संचित रूप से प्रोत्साहक और उत्तेजक होती है, अथवा वे एक दूसरे को विकसित एवं प्रोत्साहित करती रहती हैं। ये सब एक दूसरे को बढ़ावा देने में या विकसित करने में किसी न किसी रूप में सहयोग करती है। जब हम समस्याओं की बात करते हैं, स्वार्थों और क्रियाओं का विभेदीकरण और गुणन, डिफरेंशिएशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड फंक्शंस, कारण यही है कि हमारे अपने स्वार्थ हैं। उन्हीं स्वार्थों के कारण सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। जैसे हम कहते हैं एक मशीन में बहुत सारे पुर्जे हैं, तो उनमें एक पुर्जा अगर काम नहीं करेगा तो सारे पुर्जों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह समाज भी एक जटिल मशीन की तरह है, जिसमें एक अंग अगर काम नहीं करेगा उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, और वही अंततोगत्वा सामाजिक समस्या को जन्म देता है। एक मशीन या जीवित प्राणी में जितने अधिक भाग होंगे उतनी ही अधिक उसके भागों में असंतुलन की संभावना होती है। यह सिद्धांत मानव समाजों पर भी लागू होता है, जहाँ विभिन्न व्यक्तियों, समुदायों, संस्थाओं और व्यवस्थाओं के स्वार्थों में टकराव के अवसर अधिक होते हैं। जैसे अस्पृश्यता, सांप्रदायिक दंगे और राजनीतिक अपराध ऐसी ही सामाजिक समस्याएं हैं जो विभिन्न जातियों और वर्गों के स्वार्थों के संघर्ष से उत्पन्न होती है। अगर स्वार्थ नहीं हो राजनीति का तो समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। अगर धर्म के अंतर्गत, संप्रदाय के अंतर्गत परस्पर स्वार्थ नहीं टकराएंगे तो कहीं समस्या नहीं होगी। और इसी तरह से जाति के अंतर्गत जब छुआछूत की भावना जैसी सोच नहीं होगी तो कहीं पर भी समस्या का उद्भव नहीं होगा। तो चूंकि हमारे अपने स्वार्थ हैं और हम उन स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं, इसलिए ये समस्याएं भी स्वार्थों की ही देन हैं। इसी तरह सामाजिक परिवर्तन और सभ्यता के विकास की आवृत्ति को त्वरित करना, एक्सीलरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सोशल चेंज और ग्रोथ ऑफ सिविलाइज, जैसे जैसे सिविलाइजेशन या सभ्यता का विकास हुआ है, सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हुआ है, वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती गई हैं। जैसे आज हम कहते हैं वैज्ञानिक युग की देन है इंटरनेट और मोबाइल। तो एक तरफ तो हमको बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं इनसे, लेकिन इन सुविधाओं ने हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न की हैं। जैसे हम कई बार पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं कि छोटे छोटे बच्चे अधिकांश समय तक मोबाइल को लिए बैठे रहते हैं, स्क्रीन टाइम पर लगे रहते हैं। तो उससे क्या होगा, उनकी आँखों की समस्याएं उत्पन्न होंगी,
मस्तिष्क में सोचने समझने की शक्ति प्रभावित होंगी और उसका परिणाम कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं का जन्म होगा। यह वैज्ञानिक और मशीनी नवाचारों के बाहुल्य से संभव हुआ है। उदाहरण के लिए मशीनों के नवाचारों ने रोजगार के कई पुराने ढांचों को समाप्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को प्रवास करना पड़ा और इससे विभिन्न वर्गों में संघर्ष उत्पन्न हुए। इस प्रकार क्रांतिकारी आविष्कारों से उत्पन्न संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक कई सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। फिर वैज्ञानिक विश्लेषण करने की मानव की विकसित अंतर्दृष्टि, मेंस डेवलपमेंट इनसाइट्स टू मेक ए साइंटिफिक एनालिसिस। जब मानव ने प्रकृति की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए सामाजिक अंतर्दृष्टि विकसित की है, तो वह विषय जो पहले साधारण समझे जाते थे, अब कई प्रकार की उन प्राकृतिक स्थितियों के कारणवश आवश्यक समझे जाते हैं। जो पहले साधारण समझे जाते थे, अब कई प्रकार की प्राकृतिक स्थितियों के कारणवश आवश्यक समझने के परिणाम स्वरूप ही मानव और समाज में समस्याओं का जन्म हुआ है। पहले हम प्रकृति से बहुत अधिक जुड़े हुए थे, हमने प्रकृति के विपरीत आचरण किया, प्रकृति ने हमको समस्याएं दी। हमने समाज में एक दूसरे के साथ जुड़कर कई प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहा, किसी प्रकार की समस्या नहीं थी, लेकिन अपने स्वार्थों के कारण व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंधों को तोड़ा है, विघटित किया है, परिणाम स्वरूप समस्याओं का उद्भव हुआ है। तो किसी न किसी रूप में समस्याओं के पीछे जो कारण है वो हमारे समाज की ही देन है, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की ही देन है और हमारे अपने निजी स्वार्थ और समाज में होने वाले तीव्र गति के परिवर्तन ही जिम्मेवार हैं जो सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। सारांशतः हम यह कह सकते हैं कि आज सामाजिक समस्याओं को समाज कार्य का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। समाज कार्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसमें परिवार है, अपराध है, शिक्षा है, पर्यावरण है, ये सब इसमें सम्मिलित हैं। मादक द्रव्यों का सेवन है, मद्यपान है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, बेरोजगारी है, जनसंख्या विस्फोट है, एड्स है, असमानता है, प्रदूषण है, पर्यावरण क्षरण है, अपराध आदि मात्र व्यक्तिगत समस्याएं ही नहीं हैं, अपितु ये जनसाधारण को सामान्य रूप से प्रभावित करती हैं। व्यक्तिगत समस्या वह है जो एक व्यक्ति या एक समूह को प्रभावित करती है, उसका समाधान उस व्यक्ति या समूह के निकटतम वातावरण में होता है। इसके विपरीत जन विषय वह है जिसका पूरे समाज पर या समाज की बड़ी संख्या पर प्रभाव पड़ता है। एक समाज कार्य विशेषज्ञ का लक्ष्य यह जानना होता है कि समाज की संरचनाओं के कार्य निर्वाह में ये समस्याएं किस प्रकार उत्पन्न होती हैं, वह समाज में आपसी संबंधों के विभिन्न संरूपों की कार्य प्रणाली तथा लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है का अध्ययन करता है। वह इन समस्याओं के समाधान के लिए देखता है कि सामाजिक संरचना का किस प्रकार पुनर्गठन हो एवं सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार पुनः संरचना के रूप में विकसित करें। सिद्धांत को प्रयोग से जोड़ने के फलस्वरूप समस्या के समाधान के लिए एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य मिल जाता है। अर्थात जब कारणों को जान लेंगे तो उन कारणों के आधार पर समाज में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए भी हम समाज कार्य विशेषज्ञ के रूप में उन समस्याओं के निराकरण में अपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।